नमस्कार दोस्तों, एपेक्स क्लासेस एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारी 8 डेज महामैराथन का 8वां दिन है। पिछले 7 दिनों में हमने अधिकतर कोर्स कवर कर लिया है और आज हम पूरा कोर्स कवर कर लेंगे। इस प्रकार हमने 80 में से 80 नंबर लाने का काम कर दिया है। वादे के मुताबिक हमने 8 दिनों में पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया। साथियों, आप लोग भी पिछले कई दिनों से बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं और अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब परीक्षा भवन में बिल्कुल बिंदास होकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं और अच्छा पेपर करके आएं और बढ़िया अंक प्राप्त करें। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपको भविष्य में भी इन सभी चीज़ों का लाभ मिलता रहे, इसके लिए सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि और भी आपको जानकारियां मिलती जाएं और बेनिफिट्स मिलते जाएं। साथियों, आप में से कई स्टूडेंट्स 12th के बाद भी कई कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे IIT, JEE, नीट, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी आदि। एपेक्स क्लासेस एजुटेक जल्द ही एक ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आप इन कोर्सेज की तैयारी कर सकते हैं और अच्छी रैंक ला सकते हैं। आपके छोटे भाई बहनों और आपके मिलने वालों के लिए एपेक्स क्लासेस एजुटेक जल्द ही क्लास 6 से 12 तक के रेगुलर कोर्सेज भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों तरह के कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे ताकि सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। जैसे ही ऐप लॉन्च हो, आप जल्द से जल्द उसको डाउनलोड करें और अपने साथियों से भी डाउनलोड कराएं ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। ऑल द बेस्ट। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। प्रतिलोम वृत्तीय फलन, अवकलज के अनुप्रयोग और संयुक्त फलन। इनमें पिछले वर्षों में किस किस ढंग से क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखिए ध्यान से, प्रतिलोम वृत्तीय फलन लेसन नंबर 2, उसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। इसी ढंग से 2019 में भी 1 नंबर का एक क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आया है। संयुक्त फलन में से 1 नंबर का एक प्रश्न, 2 नंबर का एक प्रश्न और यहां पर भी 1 नंबर का और 2 नंबर का। और जो अवकलज के अनुप्रयोग हैं, 3-3 नंबर के 2 प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रकार आज हम 13 नंबर का काम कर लेंगे और 80 में से 80 का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से देखें बेटा, 1 बाय 1 हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रतिलोम वृत्तीय फलन। प्रतिलोम वृत्तीय फलन क्या चीज है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, वृत्तीय फलन कहलाते हैं। अब जैसे साइन थीटा बराबर x है तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x लिखते हैं, ये प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहलाते हैं। साइन इनवर्स x की तरह कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x आदि भी प्रतिलोम वृत्तीय फलन हैं। इनमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहली बात, किसी भी फलन का मैं प्रतिलोम निकालूं उसका एकीकी और आच्छादक होना आवश्यक है, तभी हम उसका इनवर्स या प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां पर एक सारणी दी गई है जिसमें इनके प्रांत और परिसर मुख्य मान दिया, प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी है। y इक्वल साइन इनवर्स x, इसका प्रांत होगा x -1 से 1 और y -π/2 से π/2, मीन्स इसका परिसर -π/2 और π/2 के बीच होगा। ये सारणी हमें अच्छे से याद होनी चाहिए, जिसमें इनके प्रांत और ये परिसर दिए हैं। इसकी सहायता से भी कई प्रश्न अच्छे से अटेंड हो जाते हैं। फिर आता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में संबंध। मुझे साइन इनवर्स x दिया है तो उससे कॉस इनवर्स x कैसे बनाना है वो मैं ज्ञात कर सकता हूं। जैसे देखें ध्यान से, मान लिया साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर क्या हो गया? साइन थीटा। अब मुझे कॉस थीटा ज्ञात करना है तो मैं कैसे ज्ञात कर लूंगा? कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है। अब साइन थीटा का मान x रख देता हूं तो क्या हो जाएगा? √1 माइनस
एक्स स्क्वायर, ये है कॉस थीटा का मान। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और थीटा किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स के बराबर। तो मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से मैं एक प्रतिलोम फलन को दूसरे प्रतिलोम फलन में बदल सकता हूं। फिर हमारे पास में आता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है यदि एक्स का मान -1 और 1 के बीच हो। और ये मान कहां से रख रहे हैं हम लोग, वो जो सारणी हमने पढ़ी थी उसमें से। इसी प्रकार कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स भी एक्स होगा, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स भी एक्स होगा। लेकिन कंडीशन कहां से लेनी है हमको, सारणी से लेनी है, टेबल से लेनी है। इसी प्रकार यहां पर साइन इनवर्स साइन थीटा का मान थीटा होता है यदि थीटा -π/2 और π/2 के बीच हो, अन्यथा नहीं होगा। कॉस इनवर्स कॉस थीटा का मान थीटा होगा। तो ये सभी मान हम लोग सारणी में से लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर आता है कुछ इसके गुणधर्म है। साइन इनवर्स 1/x क्या होगा, कॉसेक इनवर्स x, जहां r -1, 1। कॉस इनवर्स x क्या होगा, सेक इनवर्स 1/x, जहां x का मान -1 से छोटा या बराबर और बड़ा या बराबर, एक ही बात है, दोनों का मीनिंग एक ही है। एंड टेन इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x। कुछ अन्य गुणधर्म है, ध्यान से देखें। साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स -x बराबर -tan इनवर्स x, और कॉसेक इनवर्स -x बराबर -cosec इनवर्स x। और ये तीनों हैं जिनमें पाई माइनस, जैसे कॉस इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स -x पाई माइनस सेक इनवर्स x, एंड कॉसेक इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x। कॉट इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स x। फिर अगले गुणधर्म, अब जैसे हम लोग साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ते थे, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसी ढंग से प्रतिलोम में फॉर्मूले हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी ढंग से अगर माइनस लगा दूं तो माइनस लग जाएगा। जिस ढंग से कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस होगा यहां पर माइनस, और ये वाला होगा प्लस एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और जब माइनस लगाते हैं तो लगेगा प्लस कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। इसी ढंग से टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, और ये फॉर्मूला भी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देख लें इसको। फिर इसी ढंग से अगले फॉर्मूले हैं 2 साइन इनवर्स एक्स, जैसे साइन 2a का फॉर्मूला होता था 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद करने की टेक्निक क्या हो गई, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में हर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है और tan इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। इस ढंग से हम लोग 2 tan इनवर्स एक्स का अलग अलग में भी साइन इनवर्स में और कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला दे दिया, 3 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला दे दिया। ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर भी π/2। अब खास बात देखिए, राजस्थान बोर्ड में इन से रिलेटेड किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं और हमें कैसे अटेंड करने हैं, ध्यान से देखते जाएं। हल कीजिए। tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x बराबर π/4। अब ये समीकरण के रूप में है। दो तरह के प्रश्न बनते हैं इस मेथड में, जैसे एक तो क्या हो गया, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, और दूसरा है हल कीजिए। हल कीजिएगा मतलब मुझे x का मान ज्ञात करना है। tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x बराबर π/4 है। फॉर्मूला क्या लग जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई बराबर π/4। तो ये tan इनवर्स उधर चला गया तो tan π/4 बन गया। तो यहाँ क्या बच गया, 3 2 5x
ये वाला हो जाएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर, 5x बटा 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 10 पाई बाय 4 इक्वल टू 1। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर 5x, इस पार्ट को उधर ट्रांसफर किया तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0। 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 फैक्टर कर लिए, गुणनखंड कर लिए, 6x को कॉमन लिया तो x प्लस 1, माइनस कॉमन लिया 1 तो x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में से x प्लस 1 कॉमन ले लिया तो 6x माइनस 1 बराबर 0। x का मान 1 प्राप्त हुआ -1 और यहां मिला 1/6। अब खास बात, इस सवाल पे मैं 5 स्टार लगाना चाहूंगा। स्टूडेंट्स इसका रिजल्ट लिख देते हैं। अब देखिए ध्यान से, जैसे ही मैं x बराबर -1 को यहां संतुष्ट करवाता हूं, क्योंकि जो हल निकलता है वो ओरिजिनल समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। अगर इसको संतुष्ट कराता हूं तो tan इनवर्स -x हमने क्या पढ़ा था, -tan इनवर्स x, तो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस का बन जाएगा। ये वाला भी कैसा हो जाएगा, माइनस का बन जाएगा। tan इनवर्स -2x क्या हो जाएगा, -tan इनवर्स 2x। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, लेकिन राइट हैंड साइड π/4 पॉजिटिव है। LHS नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि LHS में नेगेटिव पार्ट, RHS में पॉजिटिव पार्ट। इसका मतलब मामला गड़बड़ है। तो ये वाला मान दी गई समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, अतः केवल x बराबर 1/6 ही इसका हल होगा। इस तरह के प्रश्न डिसाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं, हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये 2019 का सवाल है, साइन ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/√2 का मान ज्ञात कीजिए। ये हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे 1 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 नंबर के जो सवाल होते हैं इस तरह में आते हैं। tan इनवर्स 1 का मान रख दूं मैं π/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/√2 π/4 रख देते हैं। tan इनवर्स 1 का मान π/4 है प्लस π/4, क्या मिल गया हमें, साइन π/2। भाई tan इनवर्स 1 का मतलब 45 और cos 45 का मान भी 1/√2, तो tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/√2 मींस π/4 प्लस π/4, साइन π/2। फाइनल रिजल्ट 1 आ गया। इसी ढंग से अगला प्रश्न देखें, 2019 का ही प्रश्न है। cos इनवर्स सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है। cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स 3/5। यहां पर जो मैंने स्टार लगाया था कि 2 tan इनवर्स x को साइन इनवर्स में कैसे बदलना, cos इनवर्स में कैसे बदलना, उनकी सहायता से हम लोग प्रश्न को अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। रिजल्ट मुझे साइन इनवर्स में चाहिए, तो मेरी कोशिश रहेगी पूरा सिस्टम, ये cos इनवर्स को भी किस में बदल दो, साइन इनवर्स में। ये 2 tan इनवर्स x इसको भी किस में बदल दो, साइन इनवर्स में। cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 है। अब हम जानते हैं साइन इनवर्स x क्या होता है, जैसे cos इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स √1 - x स्क्वायर होता है, और 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर होता है। ये फार्मूला लगा दिया, यहां भी ये फार्मूला लग गया। सॉल्व करने पे मिल गया साइन इनवर्स 16/65 प्लस साइन इनवर्स 5/13। अब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x √1 - y स्क्वायर प्लस y √1 - x स्क्वायर। ये फार्मूला है, इसको हम अप्लाई करते हैं तो साइन इनवर्स 16/25 √1 - 25/169 प्लस 5/13 √1 - 16 स्क्वायर अपॉन 65 स्क्वायर। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने पर हमको मिल गया साइन इनवर्स 3/5। यही पार्ट हमें सिद्ध करना था। फॉर्मूले आपको पक्के याद होने चाहिए और कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है। इन दो बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। इति सिद्धम RHS पार्ट आ गया। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखें, राजस्थान बोर्ड 2018 में इसी तरह का सॉल्व एग्जाम्पल भी हमारी किताब में दिया हुआ है, लेकिन उसको थोड़ा अलग ढंग से दे दिया उन्होंने साइन इनवर्स में क्वेश्चन दे दिया था और राजस्थान बोर्ड 2018 ने उसी को मॉडिफाई करके दिया हुआ है। ध्यान से देखें, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2x बराबर 2π/3। तो हम जानते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या होता है, cos इनवर्स xy माइनस √1 - x स्क्वायर √1 - y स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दिया था x × 2x माइनस √1 - x स्क्वायर √1 - 4x स्क्वायर बराबर 2π/3। cos इधर आ जाएगा तो cos 2π/3, तो 2x स्क्वायर माइनस √1 - x स्क्वायर 1 - 4x स्क्वायर बराबर दिस। ये हो गया -1/2 और वो हो गया 2x स्क्वायर। इनको भी मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस हाफ को उधर लेके चले जाएंगे, अंडर रूट वाले पार्ट को इधर लिया है, ये पार्ट आ गया। हमें ये पार्ट मिल गया, दोनों तरफ वर्क कर लिया, वर्क करने पर सॉल्व किया और हमें समीकरण से x का मान मिल गया +-1/2 √3/7। इस प्रकार से हम इसका उत्तर ज्ञात
कर सकते हैं। फिर आता है अगला प्रश्न 2018 का, मान ज्ञात कीजिए साइन इनवर्स 1/2 प्लस 2 कॉस इनवर्स 1/2। अब यहां पर मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर होता है, आपको पूरा सिस्टमेटिक ढंग से ट्रेन करना है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर है, π/6, क्योंकि साइन π/6 किसके बराबर होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। तो जैसे साइन इनवर्स 1/2 बराबर थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा इक्वल टू π/6, तो ये π/6 आ गया। यहां पर 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 मीन्स π/3, एलसीएम ले लें 6, तो ये हो गया पाई प्लस 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4, 4 पाई इज इक्वल टू 5 π/6। ऐसे भी देख लें 120 डिग्री और 30 डिग्री, 150 डिग्री हो गया, 5 π/6 आ गया। नेक्स्ट पार्ट, मान ज्ञात कीजिए साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन, ये हो गया π/3। अब हम जानते हैं साइन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x, तो हम क्या लिख देंगे, माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो इसको लिख दूं हम साइन π/3, यहां पे आ गया माइनस, ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, π/3 माइनस, अब साइन इनवर्स हाफ मीन्स π/6, तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, π/3 माइनस π/6 मीन्स साइन π/6, और साइन π/6 का मान क्या हो जाएगा, 1/2। क्लियर, तो साइन π/3 माइनस π/6 इक्वल टू साइन, ये उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, ये राजस्थान बोर्ड 2016 का प्रश्न है। 2 tan इनवर्स sin x बराबर tan इनवर्स 2 sec x। अब यहाँ पे x 0 से π/2 दे दिया, तो 2 tan इनवर्स sin x बराबर tan इनवर्स 2 sec x दिया हुआ है। हम जानते हैं 2 tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 2x बटा 1 प्लस ये वाला फार्मूला आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर x आ जाएगा। हम जानते हैं 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां क्या मिल जाएगा, 2 sin x बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और tan इनवर्स 2 अपॉन cos x। यहां ध्यान से देखें, tan इनवर्स दोनों तरफ tan लेने पर tan ऑफ tan इनवर्स हो जाएगा, तो 2 sin x बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन cos x, तो 2 sin x अपॉन cos स्क्वायर x बराबर 2 अपॉन cos x। अब यहां से एक cos से cos काटना नहीं है बेटा, ध्यान रखें, जब भी हम समीकरण हल करते हैं तो पूरा सॉल्व करना है, कॉमन लेके दोनों की वैल्यू निकालनी होती है। ऐसे एक दूसरे को कट करते हैं तो हमें मान कम प्राप्त होते हैं, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व किया जाए। 2 sin x cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x आ गया, इस पार्ट को भी उधर ले आए, 2 cos x कॉमन आ गया, तो sin x माइनस cos x बराबर 0, या तो ये भाग 0 या ये भाग 0। 2 cos x बराबर 0, तो x बराबर क्या मिल गया, π/2। sin x माइनस cos x बराबर 0, तो sin x बराबर cos x, तो tan x बराबर tan π/4, तो x बराबर क्या मिल गया, π/4। अब मुझे x का मान मिला एक, तो π/4, और एक मिल गया x बराबर π/2, लेकिन ओरिजिनल समीकरण को संतुष्ट करा के देखना पड़ेगा। यहां पर देखें, मैं x की जगह π/2 रख देता हूं, जैसे यहां मैंने π/2 रखा, तो sin π/2 1 होता है, तो 2 tan इनवर्स 1, 2 tan इनवर्स 1 मीन्स 2 इंटू π/4 इज इक्वल टू π/2। यहां मैं रखता हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 sec x है, और यहां मुझे सवाल में दे रखा है x ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, मीन्स x का मान π/2 से छोटा है, तो x बराबर π/2 मेरे लिए हल नहीं होगा। यहां पर क्या समीकरण का x इक्वल टू π/2 या x इक्वल टू π/4, किंतु दिया गया x ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, अतः उत्तर होगा x इक्वल टू π/4। यहां हमें कंडीशन सवाल में दे रखी है। फिर अगला पार्ट आता है अवकलज के अनुप्रयोग। हमने लेसन नंबर 2 के बोर्ड में आए हुए सवाल भी कर लिए, आप भी इनका अच्छे से अभ्यास करें, अपने हाथ से क्वेश्चंस अटेंड करें। नेक्स्ट पार्ट आता है अवकलज के अनुप्रयोग। इसको बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करें, ये भी 6 मार्क्स का है, 3-3 नंबर के 2 सवाल आ रहे हैं 2018 2019 में।
क्वेश्चन कैसे अटेंड करें। अब इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, पहले हम उन सभी पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस को भी अटेंड करते हैं। ध्यान से देखें, सबसे पहला पार्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ये हमारा पहला पार्ट है। यदि एक राशि y एक दूसरी राशि x के सापेक्ष किसी नियम y बराबर fx को संतुष्ट करते हुए परिवर्तित होती है तो dy by dx x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर को निरूपित करता है। अब बेटा परिवर्तन की दर dy upon dx क्या है, y का x के सापेक्ष परिवर्तन की दर है। मैं सिंपल सी बात बताता हूं, आप लोग फिजिक्स भी पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं विस्थापन, फिर हम पढ़ते हैं वेग। वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है, परिभाषा यही देते हैं। तो हम क्या कहेंगे, v इक्वल टू ds अपॉन dt। समझ गए बात। तो यहां पर जो परिवर्तन की दर है वो निरूपित करी, तो हमने समय के सापेक्ष उसका अवकलन कर लिया, t के सापेक्ष। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, तो dv बाई dt कर लिया। उसी तरह का कॉन्सेप्ट यहां पर है। हम यहां पर कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर अगला पार्ट आता है वर्धमान एवं ह्रासमान। इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें। एक फलन f अंतराल a, b में वर्धमान है। यदि x1 लेस देन x2 इन a, b implies fx लेस देन fx2, fx1 लेस देन fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स a, b। क्या मतलब हुआ, मैं ग्राफ बना के बनाता हूं। सबसे पहली बात तो साधारण सी अप्रोच क्या कहेंगे, यदि लेफ्ट टू राइट जाने पर किसी भी फलन का ग्राफ बढ़ता जाए तो उसे हम वर्धमान फलन कहते हैं। जैसे देखें, मान लिया मैंने कहा y बराबर e पावर x, तो लेफ्ट से राइट जाने पे क्या हो रहा है, इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये कैसा फलन है, वर्धमान फलन है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। यहां लिखा है x1 लेस देन x2 a, b में इंप्लाइज fx1 लेस देन fx2। देखिए गौर से, मान लिया लेफ्ट टू राइट जाने पे एक फलन है, उसका ग्राफ ऐसे बढ़ता जा रहा है, मीन्स हम बाएं से दाएं जाने तो ग्राफ बढ़ रहा है। ध्यान से देखें, यहां पर ये x1 है, ये x2 है। x1 का मान x2 से छोटा है, भाई ग्राफ में क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम बढ़ते जाते हैं। तो x का मान जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बढ़ता जाएगा। x1 का मान x2 से छोटा है, लेकिन यहां पर देखिए x1 पे ग्राफ का मान यहां पर है, लेकिन y का मान यहां पर ज्यादा है। तो हम क्या कहेंगे, x1 लेस देन x2 एंड या तथा fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2। fx1 का मान fx2 से बड़ा है। ध्यान से देखें, यहां पर जब भी कभी इधर देखेंगे आप, x1 का मान x2 से छोटा है और fx1 का मान भी fx2 से छोटा है। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, वर्धमान फलन कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। क्लियर। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स a, b अंतराल a, b में x1 और x2 के प्रत्येक मान के लिए। तभी हम इसको यहां पे मैं एक नया मान ले लेता हूं x3। अब देखिए जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, वर्धमान फलन। फिर आता है ह्रासमान फलन, मीन्स डिक्रीजिंग फंक्शन। वही बात, अब यहां पर x1 x2 से छोटा है लेकिन fx1 का मान fx2 से बड़ा है। जैसे देखिए, अगर मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं, इस तरीके से चला, यहां देखें इस बिंदु पे बात करूं, मान लिया ये x1 है, इस बिंदु पे बात करूं, मान लिया x2 है। अब देखिए x1 का मान x2 से छोटा है लेकिन ग्राफ का मान ऊपर है, तो क्या कहेंगे, x1 लेस देन x2 implies fx1 ग्रेटर देन fx2। तो ह्रासमान फलन आ रहा है। क्लियर। ये तो हो गई ग्राफिकल अप्रोच, लेकिन गणितीय रूप में कैसे निरूपित करेंगे, कोई प्रश्न आएगा तो कैसे अटेंड करना है वो ध्यान से देखें।
अगर वर्धमान फलन है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी दिए गए फलन का अवकलन कर लेते हैं और दिए गए अंतराल में से मान रखेंगे। अगर हर मान पे dy by dx पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब फलन कैसा है, वर्धमान, और dy by dx नेगेटिव का मतलब फलन हासमान है। देखें ध्यान से, जैसे यहां पर अंतराल a, b में संतत, मान लिया फलन f अंतराल a, b में संतत तथा विवृत अंतराल a, b में अवकलनीय, तो f a, b में वर्धमान है यदि f डैश x ग्रेटर देन 0 हो, प्रत्येक x बिलोंग a, b के लिए। हर मान के लिए अगर f डैश x पॉजिटिव है, dy dx पॉजिटिव है, इसका मतलब वह कैसा होगा, वर्धमान फलन आएगा। और हासमान होगा अगर f डैश x लेस देन 0 हो, और f a, b में अचर यदि f डैश x बराबर 0, x के प्रत्येक मान पे f डैश x का मान 0 मिल रहा है, इसका मतलब वह अचर फलन है, वर्धमान हासमान कुछ भी नहीं है। फिर आता है स्पर्श रेखा तथा अभिलंब। अब हमें यदि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, कोई भी वक्र है, वक्र के किसी बिंदु p x1 y1 पर, देखें ध्यान से, मान लिया ये कोई वक्र है और इसके किसी बिंदु p x1 y1 पर ये स्पर्श रेखा निकाली जाती है, p x1 y1, इसके किसी बिंदु p x1 y1 पर स्पर्श रेखा ज्ञात करना चाह रहा हूं, तो यहां पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1, जहां m इसकी प्रवणता या ढाल है। और वो कैसे ज्ञात करते हैं, m बराबर dy by dx एट x1 y1, उसका dy dx निकाल लेंगे और वह बिंदु x1 y1 रख देंगे तो हमें m मिल जाएगा, और इस सूत्र की सहायता से हम स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो dy dx 0 होगा। कैसे, देखें गौर से, इस तरीके से, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर तो dy dx 0 होगा, क्योंकि m बराबर क्या होता है, tan थीटा, और x अक्ष के समांतर तो थीटा 0, तो m बराबर भी 0, इसका मतलब dy dx 0 होगा। और यदि स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है तो dy by dx कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर। फिर आता है अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण क्या होता है, सबसे पहली बात, अभिलंब है क्या चीज, स्पर्श रेखा की लंबवत रेखा अभिलंब कहलाती है। तो प्रवणताओं में संबंध क्या होगा, m1 m2 बराबर -1। वक्र y बराबर fx के किसी बिंदु p x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 इक्वल -1 अपॉन m x माइनस x1, जहां m बराबर dy by dx एट x1 y1। उसमें जैसे ही dy by dx में x1 y1 रखेंगे हमें प्रवणता या ढाल प्राप्त हो जाती है। फिर आता है सन्निकटन, एप्रोक्सीमेशन। ध्यान से देखें, हमें y बराबर fx कोई फंक्शन दिया हुआ है, यदि मैं x में कोई छोटा सा परिवर्तन करता हूं, अल्प परिवर्तन करता हूं डेल्टा x, तो उस वजह से y में भी अल्प परिवर्तन होता है। इस प्रकार से हम सन्निकटन मान ज्ञात करते हैं। देखें गौर से, y बराबर fx, माना y बराबर fx और डेल्टा x, x में छोटी वृद्धि है और x की वृद्धि के संगत y में वृद्धि डेल्टा y है, अर्थात डेल्टा y क्या हो गया, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx। x में जो भी छोटा सा परिवर्तन हुआ उस वजह से फंक्शन में चेंज हुआ, तो क्या चेंज हुआ वो हम इस ढंग से निकाल सकते हैं। इसको फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, बहुत अच्छे से ध्यान से देखें, dy by dx बराबर f डैश x dx, या dy बराबर dy अपॉन dx इंटू डेल x। ये x में अल्प परिवर्तन है और ये dy by dx है। dx बराबर डेल x अपेक्षाकृत बहुत छोटा है, तो ये डेल y का एक अच्छा सन्निकटन है। अब प्रश्न के द्वारा हम इसको अच्छे से अटेंड कर लेंगे। ये फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है और इस फॉर्मूले की सहायता से लगभग सभी प्रश्न अटेंड हो जाते हैं इस पैटर्न के। क्लियर। ऐसा बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, हम अटेंड करेंगे, डिस्कस करेंगे इसको। उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, मैक्सिमा मिनिमा, इसका प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है क्या चीज और हमें कैसे ज्ञात करना है। आपका वर्किंग रूल इतना सा ध्यान रखें, कोई भी फंक्शन y बराबर fx दिया हुआ है, dy by dx निकाल रहे हैं और dy by dx को 0 कर दें। ऐसा करने पर हमें x के अलग अलग मान मिल जाएंगे। फिर d2y by dx को निकालते हैं। अगर d2y dx स्क्वायर में x के मान रखने पर पॉजिटिव मिलता है तो क्या आएगा, निम्निष्ट या मिनिमा। नेगेटिव मिलता है
मीन्स उच्चिष्ट मिल जाएगा, मैक्सिमा मिल जाएगा। और जिन मानों पर हमें मैक्सिमा मिला वो मान fx में रख दें तो हमें उच्चिष्ट मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए गौर से, यदि f डैश c बराबर 0 मीन्स x बराबर c पे f डैश x को 0 किया तो x बराबर c मिला, इसका मतलब x का मान क्या हो गया c। f डैश c 0 है और f डबल डैश c लेस देन 0 है मीन्स नेगेटिव है, तब x बराबर c स्थानीय उच्चतम का एक बिंदु है। और मुझे उच्चतम मान ज्ञात करना है तो x बराबर c को fx में रख दीजिए, तो जो fc होगा वह स्थानीय उच्चतम मान कहलाता है। इसी ढंग से मिनिमा के लिए, निम्नलिखित के लिए क्या करते हैं, मान लिया x बराबर c पे मिनिमा है तो f डैश c क्या होगा, 0 होगा। अब f डैश fc बराबर 0, f डैश c बराबर 0 और f डबल डैश c ग्रेटर देन 0 है, तो x बराबर c स्थानीय निम्नतम का एक बिंदु है और इसको fx में रखते हैं तो हमें स्थानीय न्यूनतम का मान प्राप्त हो जाता है। प्रश्नों को कैसे अटेंड करना है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करें। सबसे पहले आरबीसी 2019 का क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर नापी जाती है जिसमें 0.01 सेंटीमीटर की त्रुटि है। इस त्रुटि के कारण इसके आयतन की गणना में सन्निकटन त्रुटि ज्ञात कीजिए। अप्रोक्सीमेशन का सवाल है, dy बराबर dy अपॉन dx इंटू डेल एक्स, ये फॉर्मूला पक्का याद होना चाहिए। जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उनको पहले हम नोट कर लेते हैं। गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर नापी जाती है, r बराबर 7 सेंटीमीटर, जिसमें 0.01 सेंटीमीटर की त्रुटि है, मीन्स डेल आर बराबर या डेल्टा आर बराबर 0.01 सेंटीमीटर। इस त्रुटि के कारण इसके आयतन की गणना में सन्निकटन त्रुटि ज्ञात कीजिए। आयतन में क्या परिवर्तन हो रहा है वो मुझे ज्ञात करना है, तो पहले आयतन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। आयतन क्या होता है, v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। अप्रोक्सीमेशन का मैंने फॉर्मूले पे 5 स्टार लगाया था, हमारे दिमाग में सेट है कि dy अपॉन, जैसे dy बराबर मीन्स y में परिवर्तन, वो किसके बराबर होता है, dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x के बराबर होता है। x में अल्प परिवर्तन की वजह से y में जो परिवर्तन हो रहा है वो हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है। अब यहां पर देखें v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, तो यहां पर मुझे डिफरेंशिएशन तो चाहिए, तो मैं इसका v का अवकलन कर दूंगा, dv अपॉन dr, r पे है 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, तो अवकलन तो r के सापेक्ष होगा क्योंकि वही वेरिएबल है, तो dv बाई dr क्या हो गया, 4/3 पाई 3r स्क्वायर, 3 से 3 गया तो dv अपॉन dr इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। अब क्या होगा गौर से देखें, हमें क्या चाहिए, dy बराबर dy बाई dx इंटू डेल्टा एक्स होता है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, dv ज्ञात कर लेते हैं, इसी के आधार पर dv अपॉन dr इंटू डेल आर, यही काम करेंगे, dv बराबर dv अपॉन dr इंटू डेल आर। अब dv अपॉन dr का मतलब कितना हो गया, 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा आर, डेल्टा आर का मतलब 0.01, तो 0.01 ये आ जाएगा। अब r का मान कितना दिया हुआ है, मुझे 7 दिया हुआ है, तो रख देते हैं 4 पाई इंटू 49 इंटू 0.01, कोई तकलीफ नहीं। अब इनको गुणा कर देते हैं, 196 1.96 पाई। देखिए ध्यान से, यहां पर हमने गुणा किया, 4 9 जा 36, 3 4 4 जा 16 प्लस 3 19 और 0.01 से गुणा कर दिया तो 1.96 पाई आ गया। और ये कितना आ जाएगा, dv सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है, त्रिज्या में परिवर्तन की वजह से आयतन में परिवर्तन, घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। फिर अगला पार्ट आता है, ध्यान से देखें, राजस्थान बोर्ड 2019 का सवाल है,
y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस दी गई रेखा के समांतर है। हमें एक स्पर्श रेखा ज्ञात करनी है, हमें बिंदु नहीं दिया है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है, हमें वो बिंदु ज्ञात करना है। समीकरण y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है, अवकलन करेंगे तो dy इक्वल क्या हो गया 2x माइनस 2। माना वक्र पे बिंदु p x1 y1 है, इस वक्र पे मैंने एक बिंदु मान लिया, तो वो बिंदु वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो y1 इक्वल x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 3 आ गया। अब बिंदु p x1 y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। देखें ध्यान से, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। m बराबर dy बाई dx एट x1 y1 इक्वल टू 2x1 माइनस 2। ये किसकी प्रवणता हो गई, स्पर्श रेखा की वक्र के समीकरण की सहायता से ज्ञात की गई है। स्पर्श रेखा एक दी गई रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 के समांतर है, तो y इक्वल टू 2x प्लस 9 रेखा का समीकरण हो गया। अब यहां पे देखें समीकरण दिया है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, तो y इक्वल टू 2x माइनस 9 आ जाएगा। y इक्वल टू 2x प्लस 9, y इक्वल टू 2x प्लस 9, अतः m बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो m1 बराबर m2 होता है, तो यहां पर m1 बराबर m2 कर दिया तो x1 का मान 2 आ गया। ये x1 का मान 2 इस समीकरण में वक्र के समीकरण में रख देते हैं, तो 2 2 जा 4 माइनस 4 प्लस 3, तो y का मान कितना मिल गया 3 मिल गया। इस प्रकार से हमें बिंदु क्या मिल गया P2, 3 हमने इसमें रखा और P2, 3। अब स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। x1 y1 मिल गया 2 और 3, और m कितना हो गया 2, ये मिल गया हमें। तो y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 2। आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, इसको इधर ले जाएं तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 बच गया। y उधर गया तो 2x माइनस वाई बराबर 4 माइनस 3 1। यह आ गया स्पर्श रेखा का समीकरण जो वक्र में दी गई रेखा के समांतर है। अगला प्रश्न आता है, ध्यान से देखें, राजस्थान बोर्ड 2018 का है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5 स्टार लगाना चाहूंगा। बच्चे इसमें कई बार गलतियां कर लेते हैं, हम इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें fx इक्वल टू sin x प्लस cos x, x 0 से 2 पाई। यहां ट्रिग्नोमेट्री के बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट काम आएंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करें। निरंतर वर्धमान और निरंतर असमान है, मीन्स हमें अंतराल ज्ञात करना है। सबसे पहली बात fx इक्वल टू sin x प्लस cos x है, उपरोक्त का x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, तो f डैश x क्या हो गया cos x माइनस sin x। अब गौर से देखें, यहां पर सीधा सीधा मैं अंतराल ज्ञात नहीं कर पा रहा हूं। अगर मुझे कहा जाए वर्धमान है तो मैं ग्रेटर देन 0 कर दूं, लेकिन अंतराल ज्ञात करने में कठिनाई आती है, तो मैं पूरे सिस्टम को या तो साइन में बदल दूं या कॉस में बदल दूं। उसके लिए हम क्या करते हैं, √2 से गुणा भाग कर लेते हैं, तो क्या मिल गया √2 cos x इंटू 1/√2 माइनस sin x इंटू 1/√2। अब क्या हो गया, 1/√2 को लिख दिया मैंने sin π/4 और इसको लिख दिया cos π/4। sin a cos b माइनस cos a sin b क्या होता है sin a माइनस b, तो f डैश x कितना हो गया √2 sin π/4 माइनस x। ये मेरे पास f डैश x का मान आ गया, dy बाई dx का मान आ गया। जब भी कभी मैं निरंतर वर्धमान की बात करता हूं, निरंतर वर्धमान के लिए क्या होता है dy बाई dx ग्रेटर देन 0, तो f डैश x को ग्रेटर देन 0 किया, √2 sin π/4 माइनस x ग्रेटर देन 0। यहां तक कोई ऐतराज वाली बात नहीं है। अब खास बात समझने का प्रयास करें, हमने क्या किया माइनस कॉमन लिया, माइनस √2 sin x माइनस π/4 ग्रेटर देन 0। जब भी कभी हम माइनस से गुणा करते हैं तो असमीका का चिन्ह बदल जाता है। ये माइनस से दोनों तरफ गुणा कर दें तो sin x माइनस π/4 लेस देन 0 हो जाएगा, या साधारण शब्दों में समझें इसका उधर पक्षांतरण कर दीजिए, तो 0 ग्रेटर देन दिस हो गया, तो 0 ग्रेटर देन दिस हो गया, ऐसा समझ लीजिए आप। अब देखिए यहां बच्चों को तकलीफ आती है, वो मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाना चाह रहा हूं। sin x माइनस π/4 लेस देन 0 मीन sin थीटा का मान लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, निगेटिव हुआ। और sin थीटा का मान निगेटिव कहां कहां होता है, तीसरे और चौथे चतुर्थांश में। देखें बेटा गौर से, sin थीटा का मान निगेटिव होता है
तीसरे और चौथे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश और चौथे चतुर्थांश का एरिया कहां से कहां तक होगा, पाई से 2 पाई। अगर मेरा थीटा पाई और 2 पाई के बीच में है तो साइन थीटा का मान नेगेटिव मिलेगा। तो यहां पर ये थीटा है, साइन थीटा लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव। कब, जब थीटा का मान पाई और 2 पाई के बीच हो। x माइनस पाई बाय 4, तो दोनों तरफ पाई बाय 4 जोड़ दीजिए, तो यहां पर ये पाई बाय 4 कट जाएगा, केवल x बच जाएगा। पाई प्लस पाई बाय 4 कितना हो गया, 5 पाई बाय 4। 2 पाई प्लस पाई बाय 4 कितना हो गया, 9 पाई बाय 4। लेकिन जो प्रश्न दिया है उसमें हमें x 0 से 2 पाई दिया था अंतराल, और 9 पाई बाय 4 का मतलब क्या हो गया, 2 पाई प्लस पाई बाय 4। तो उसको हम फिर ब्रेक करेंगे। अब यहां पर मैं इसको दो पार्ट में तोड़ देता हूं। ये जो पार्ट था इसको मैं ऐसे लिखता हूं, या x ग्रेटर देन 5 पाई बाय 4 लेस देन 2 पाई प्लस पाई बाय 4। मतलब क्या हो गया, x का मान 5 पाई बाय 4 से 2 पाई होगा, मीन्स 5 पाई बाय 4 से 2 पाई, फिर 2 पाई प्लस पाई बाय 4, 2 पाई प्लस थीटा मीन्स वापस प्रथम चतुर्थांश में चला जाएगा। तो x 2 पाई से कहां तक जा रहा है, 9 पाई बाय 4, 2 पाई से 9 पाई बाय 4। तो x 5 पाई बाय 4 से 2 पाई, या x 0 से पाई बाय 4। भाई 2 पाई प्लस थीटा मीन्स कहां चला जाएगा, फर्स्ट चतुर्थांश में चला जाएगा, तो वो क्या हो गया, 0 से पाई बाय 4। तो जब मुझे 0 से 2 पाई के बीच में पूछेंगे तो 0 से पाई बाय 4 काउंट हो जाएगा वर्धमान के लिए। तो हम क्या कहेंगे, x का मान पाई बाय 4 से 2 पाई हो या 0 से पाई बाय 4 हो, तो फलन कैसा होगा, निरंतर वर्धमान होगा। तो अतः फलन अंतराल 0, पाई बाय 4 यूनियन 5 पाई बाय 4, 2 पाई में निरंतर वर्धमान है। ये कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसी ढंग से अगर मुझे हासमान ज्ञात करना हो तो मैं क्या करूंगा, dy/dx लेस देन 0, f' लेस देन 0 कर देंगे। देखिए गौर से, निरंतर हासमान के लिए f' लेस देन 0, तो √2 साइन पाई बाय 4 माइनस x लेस देन 0, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस √2 साइन x माइनस पाई बाय 4 लेस देन 0। इसका इधर पक्षांतरण कर दो। वैसे कॉन्सेप्ट तो क्या है, दोनों तरफ -1 से गुणा करने पर असमीका का चिन्ह बदल जाता है। तो साइन x माइनस पाई बाय 4 ग्रेटर देन 0 हो गया। अब देखिए, साइन थीटा ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। साइन थीटा पॉजिटिव कहां होता है, प्रथम और सेकंड चतुर्थांश में। तो गौर से देखें, यहां पर ये 0, ये पाई, ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट और सेकंड चतुर्थांश में साइन थीटा का मान पॉजिटिव होता है। तो मीन्स 0 से पाई के बीच में जब भी मेरा थीटा होगा तो साइन थीटा का मान पॉजिटिव होगा। तो मेरे पास थीटा कौन है, x माइनस पाई बाय 4, तो x माइनस पाई बाय 4 का मान 0 और पाई के बीच होगा। अब दोनों तरफ पाई बाय 4 जोड़ दीजिए, तीनों में जोड़ देंगे तो 0 प्लस पाई बाय 4, यहाँ x, यहाँ पाई प्लस पाई बाय 4। इसका मतलब क्या हो गया, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 में निरंतर हासमान होगा। यह अंतराल ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लें। फिर आता है राजस्थान बोर्ड 2017 का प्रश्न। यदि लाभ फलन px बराबर 51 माइनस 72x माइनस 18x² से प्रदत्त है तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। यहां पर उच्चतम लाभ, इसका मतलब प्रश्न किसका हो गया, मैक्सिमा मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट का हो गया। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले dy/dx को 0 करते हैं, फिर x का मान ज्ञात करते हैं, फिर d2y/dx² में मान रखते हैं। यदि नेगेटिव प्राप्त हो तो मैक्सिमा मतलब उच्चिष्ट मिलता है, फिर वो x का मान fx में रख देते हैं, फलन में रख देते हैं, तो हमें उच्चिष्ट मान प्राप्त हो जाता है। वही प्रोसेस लगा लेते हैं। सबसे पहले dp/dx ज्ञात करते हैं। आपको पहले पूरा लिखना पड़ेगा, px बराबर, चलो अपन भी लिख लेते हैं, ध्यान से देखें। दिया क्या है, px बराबर 51 माइनस 72x माइनस 18x² dp/dx या d/dx ऑफ px इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 माइनस 72 माइनस 36x। अब क्या करेंगे, dp/dx बराबर 0, d/dx ऑफ px इज इक्वल टू 0,
-72 इज इक्वल टू 36 x। तो x बराबर कितना हो गया? -2। यहां तक कोई एतराज वाली बात नहीं होगी। अब हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2p बटा dx स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? इसका फिर अवकलन करते हैं, ध्यान से देखें। तो ये क्या होगा? 0 - 36 नेगेटिव है, इसका मतलब उच्चिष्ट है। क्लियर? अब हमें उच्चतम मान ज्ञात करना है। उच्चिष्ट है कहां पर? x बराबर -2 पर। यह x बराबर -2 पर उच्चिष्ट है। अब हम क्या करेंगे? x बराबर -2 का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए या उच्चिष्ट मान ज्ञात करने के लिए, उच्चिष्ट मान के लिए क्या हो जाएगा? p-2 इस समीकरण में x, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हम x बराबर -2 रख देते हैं। तो p-2 क्या हो जाएगा? 51 -72 इंटू -2 -18 इंटू -2 का स्क्वायर। 51 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 72 -72। क्लियर? तो हमें क्या मिल गया? 51 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 72 में से 172 चला जाएगा, तो पीछे कितना बचा? 72। फाइनल रिजल्ट 123 मिल गया। अब यहां पर इसने क्या पूछा? कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। तो उच्चतम लाभ कितना है? 123। इस प्रकार से मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने यह प्रश्न अटेंड कर लिया। फिर अगला पार्ट आता है, देखें ध्यान से, आरबीएससी 2016 का। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से समान रूप से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। हमें जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो इंफॉर्मेशन पहले हम नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, जो इसकी इकाई है वो मुझे क्या बता रहा है? सेंटीमीटर पर सेकंड। तो मैं क्या लिखूंगा? dr बटा dt। ये कह रहा है त्रिज्या इस दर से बढ़ रही है, मीन्स त्रिज्या में परिवर्तन की दर कितना दे दिया मुझे? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और क्या इंफॉर्मेशन दी है? त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है? ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। मीन्स क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो वृत्त का, मुझे वृत्त दे रखा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर, a बराबर पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे क्या करूंगा? dA बटा dt बराबर 2 पाई आर इंटू dr बटा dt, यही करेंगे। और हमें यहां पर इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है? r का मान दे रखा है और dr बटा dt भी दे रखा है। मान रख देते हैं dA बाय dt। यहां इसने हमें पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मीन्स क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कर लेते हैं। 2 पाई इंटू आर का मान 6 और dr बटा dt हो गया 5। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 6 5 जा 30, 32 जा 60 पाई। और यहां पर ये था सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये वाला क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस प्रकार से हम क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कर सकते हैं। ये इसका एप्लीकेशन हो गया डिफरेंशिएशन का। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। नेक्स्ट पार्ट आता है संयुक्त फलन। अभी तक हमने मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड हर तरह के प्रश्न डिस्कस कर लिए। रेट मेजर का भी कर लिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कर लिया, स्पर्श रेखा विलंब का कर लिया, उच्चिष्ट निम्निष्ट का कर लिया, सन्निकटन का कर लिया। हर तरह का बोर्ड में परीक्षा में आए हुए प्रश्न हमने अटेंड कर लिया।
फिर आता है संयुक्त फलन। अब संयुक्त फलन में क्या होता है वो ध्यान से देखें। सबसे पहली बात, यदि f और g दो फलन हो तो उनका संयुक्त फलन GOF हरदम परिभाषित नहीं होता है। GOF क्या कब परिभाषित होगा? तभी परिभाषित होगा जबकि f का परिसर g के प्रांत का उपसमुच्चय हो, अन्यथा GOF का अस्तित्व नहीं होगा। संयुक्त फलन द्वारा क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करना आवश्यक नहीं, हमेशा GOF बराबर FOG हो, कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन संयुक्त फलन द्वारा साहचर्य नियम पालन करता है। ध्यान से देखें, साहचर्य नियम का पालन करता है संयुक्त फलन। दो एक एक की आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी एक एक की आच्छादक होता है। ये कुछ इंफॉर्मेशंस हो गई संयुक्त फलन से रिलेटेड। फिर आता है प्रतिलोम फलन। अब प्रतिलोम किसका एग्जिस्ट करेगा, अस्तित्व किसके प्रतिलोम का होगा? केवल एक एक की आच्छादक फलनों का ही प्रतिलोम विद्यमान होता है। अगर फलन एक एक की आच्छादक नहीं है तो उसके लिए इनवर्स या प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा। एक एक की आच्छादक फलन का प्रतिलोम भी एक एक की आच्छादक ही होता है। फिर आता है अपना बाइनरी ऑप्शन, द्विचर संक्रिया। किसी समुच्चय में एक द्विआधारी संक्रिया A क्रॉस A से A में परिभाषित फलन है। अब यहां पर कई बार प्रश्न आता है कि जांच कीजिए कि द्विआधारी संक्रिया है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। मान लिया मुझे कह दिया बिलोंग्स n या A B बिलोंग्स n, तो A और B जो हैं, A स्टार B, A का B से संबंध है, A भी n को बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, B भी नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या को बिलोंग करता है, तो A स्टार B भी यदि प्राकृत संख्या को बिलोंग करता है, उसका अवयव है, तो वह द्विचर संक्रिया है, अन्यथा नहीं है। अब समुच्चय S में संक्रिया स्टार के लिए यदि कोई अवयव ऐसा E विद्यमान हो जिसके लिए A स्टार E बराबर E स्टार A बराबर A हो, तो ही वह तत्समक अवयव कहलाता है। S में स्टार संक्रिया के लिए किसी अवयव A का प्रतिलोम S में विद्यमान एक ऐसा अवयव है जिसके लिए A स्टार P बराबर P स्टार A बराबर E हो, तो यहाँ P क्या कहलाता है? प्रतिलोम अवयव कहलाता है। अवयव A के प्रतिलोम को A इनवर्स से निरूपित करते हैं। अब हम बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट हमने शॉर्ट में डिस्कस कर लिया, रिवाइज कर लिया। बोर्ड परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं और उसको कैसे अटेंड करना है वो हम डिस्कस करते हैं। देखें ध्यान से, सबसे पहली बात 2019 में आया हुआ सवाल है और बड़ा आसान सवाल है। एफ आर सी आर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स और जी आर सी आर जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो जी ओ एफ एक्स याद कीजिए। अब हमने अभी पहला पॉइंट क्या पढ़ा था? मुझे जी ओ एफ चाहिए, जी ओ एफ, और हमने क्या पढ़ा था? यदि एफ का परिसर जी के प्रांत का उपसमुच्चय हो तो ही जी ओ एफ का अस्तित्व होगा। यहां पर ये आर, ये आर, ये भी आर, ये भी आर, एफ का परिसर जी के प्रांत का उपसमुच्चय है, इसका मतलब जी ओ एफ का अस्तित्व है। और जी ओ एफ एक्स कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग? जी ऑफ एफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स का मान कितना है? साइन एक्स। जी ऑफ एफ एक्स मीन्स एफ एक्स का मान साइन एक्स। अब जी एक्स है एक्स स्क्वायर, तो जी टी क्या होगा? टी स्क्वायर। जी के क्या होगा? के स्क्वायर। तो जी साइन एक्स क्या होगा? साइन एक्स का स्क्वायर। तो इज इक्वल टू हम क्या कह देंगे? साइन एक्स का स्क्वायर, क्योंकि जी एक्स एक्स स्क्वायर है तो यहां भी साइन एक्स रख दीजिए, यहां भी साइन एक्स रख दीजिए, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम संयुक्त फलन ज्ञात कर सकते हैं। फिर अगला सवाल है 2019 का, एफ एक्स एक्स माइनस 3 बटा एक्स प्लस 1 हो, एफ ऑफ एफ एक्स ज्ञात कीजिए। मीन्स हमें 3 बार ये दिया हुआ है, उनको हमें ज्ञात करना है। ये दिया हुआ एफ एक्स का मान, एफ ऑफ एफ एक्स मीन्स एफ ऑफ और एफ एक्स का मान हमने यहां पे रख दिया एक्स माइनस 3 बटा एक्स प्लस 1। अब अंदर फिर ये एफ एक्स आ गया, ये एफ एक्स था तो एक्स की जगह फिर ये मान रख देंगे, तो एक्स माइनस 3 बटा एक्स प्लस 1 माइनस 3 बटा ये आ गया। एलसीएम लिया तो ये पार्ट प्राप्त हो गया। फिर आगे देखें, एफ ऑफ माइनस 2x माइनस एक्स बटा 2x माइनस 2 कॉमन ले लिया, ऊपर से -2 तो x प्लस 3 बटा 1 माइनस एक्स आ गया।
अब f ऑफ x प्लस 3 अपॉन 1 माइनस एक्स, एफ एक्स क्या है x माइनस 3 बटा एक्स प्लस 1, तो जहां जहां x है वहां पर ये मान वापस रख देते हैं, तो x प्लस 3 बटा 1 माइनस एक्स माइनस 3 बटा एक्स प्लस 3 बटा 1 माइनस एक्स प्लस 1, फिर एलसीएम लिया, सॉल्व किया तो x प्राप्त हो गया। इस प्रकार हम दिए गए प्रश्न को अच्छे से अटेंड कर लेते हैं। अगला प्रश्न है एफ आर सी आर एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 हो तो एफ इनवर्स 1 ज्ञात कीजिए। एफ इनवर्स 1 मीन्स प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है। दिया हुआ है एफ आर सी आर एफ एक्स इक्वल दिस, मान लिया एफ इनवर्स 1 किसके बराबर है, x के बराबर, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा एफ एक्स, 1 बराबर एफ एक्स। अब हम इसमें क्या करते हैं, एफ एक्स का मान रख देते हैं। एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 बराबर 1। अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0, तो x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3। तो प्रतिलोम अवयव 1 का प्रतिलोम अवयव कौन हो गया, 2 एंड 3, तो एफ इनवर्स 1 बराबर 2, एफ इनवर्स 1 बराबर 3। इस ढंग से हम प्रतिलोम अवयव ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान बोर्ड 2017 का, ध्यान से देखें। एफ आर से आर फलन इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, अब क्या क्या दे रखे मुझे, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, जी एक्स इक्वल 2x। मैं लिख लेता हूं पहले, सॉल्यूशन हो गया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और जी एक्स बराबर ये हो गया 2x। एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वल 2x। अब मुझे सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, एफ ओ जी एक्स ज्ञात करना है। तो एफ ओ जी एक्स इसका मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स, कोई एतराज नहीं, इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स कितना है 2x। अब एफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर, तो एफ टी क्या होगा टी स्क्वायर, तो एफ ऑफ 2x क्या होगा 2x का स्क्वायर, वेरी सिंपल। तो क्या लिख देंगे हम लोग, 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर। नंबर 2 हमें फाइंड करना है जीओ एफ एक्स, तो लिख देते हैं जीओ एफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स कितना दिया हुआ है हमें एक्स स्क्वायर। अब देखिए जी एक्स का मान कितना है मेरे पास में, इस चीज को यहां पर हाईलाइट कर लेते हैं, ध्यान से देखें, ये जानकारी हमें दे रखी है। अब हम इस पार्ट को अटेंड करते हैं, जी ऑफ एक्स स्क्वायर, जी एक्स है 2x। अगर मैं पूछूं जी टी कितना होगा 2t, भाई यहां पे x की जगह t रख दिया, यहां भी t रख दिया। अब जी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, x की जगह एक्स स्क्वायर रख देंगे, तो कितना बन जाएगा 2x स्क्वायर। समझ में आ गई बात अच्छे से। नंबर 3, अब यहां पर मुझे पूछा है एफ ओ एफ 3, तो पहले एफ ओ एफ ज्ञात कर लेते हैं। एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर। अब एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, तो एफ टी क्या होगा टी स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसका मतलब एक्स की पावर 4। ये है हमारे पास एफ ओ एफ एक्स। अब हमें ज्ञात करना है एफ ओ एफ 3, तो क्या हो जाएगा एफ ओ एफ 3 इज इक्वल टू एक्स पावर 4 है, तो एक्स की जगह 3 रख देते हैं, 3 पावर 4 इज इक्वल टू 18। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखें, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर से आर पर विचार कीजिए और सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है और एफ का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझें, एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन में आपकी बहुत अच्छी नॉलेज टेस्ट कर ली। आपको पहले चेक करना है एफ एक की है, एफ आच्छादक है, इसका मतलब इसका प्रतिलोम फलन उपलब्ध है, फिर उसका प्रतिलोम फलन भी हमें ज्ञात करना है। देखें ध्यान से, 1 बाय 1 सारे स्टेप समझते जाते हैं। सबसे पहली बात,
एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 फॉर x बिलोंग टू R। अब मुझे पहले चेक करना है कि एक एक की है या बहुएकी की, तो यहां लिख देते हैं एक एक की जांच। ये हो गया एक एक की जांच। अब ये एक एक की है या नहीं वो चेक करते हैं। एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू रखते हैं। पहले मान लिया x1 x2 बिलोंग टू R, R का अवयव है एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो 2x1 प्लस 3 बराबर 2x2 प्लस 3, 2x1 प्लस 3 बराबर 2x2 प्लस 3, 3 से 3 गया, 2x1 बराबर 2x2, तो x1 बराबर x2। यदि fx1 बराबर fx2 रखने पर, यदि fx1 बराबर fx2 रखने पर हमें x1 बराबर x2 प्राप्त हो जाता है तो वह एक एक की फलन कहलाता है। इसका मतलब ये कैसा फलन हो गया? एक एक की फलन। इसी प्रकार से आच्छादक की जांच करते हैं। अब प्रत्येक x बिलोंग R के लिए x माइनस 3/2, अब ये कहां से आ गया? गौर से देखें, y बराबर क्या दे रखा है? 2x प्लस 3, तो यहां पर y माइनस 3/2 हुआ। यहां पर जो x माइनस 3/2 बिलोंग R, इसका पूर्व प्रतिबिंब यहां पे देखें, ये पार्ट इस प्रकार है कि f ऑफ x माइनस 3/2 बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3/2 प्लस 3। सॉल्व करने पे x आ गया, बिलोंग R, प्रांत का अवयव है। इसका मतलब क्या हो गया? फलन आच्छादक है। यह आच्छादक को जांच करने का तरीका है। अब जब ये के आच्छादक है तो f व्युत्क्रमणीय है, हम इसका व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। अब व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करना वो देखिए ध्यान से। सर्वप्रथम फलन को y के बराबर रख दें। यहां हमने y बराबर fx रख दिया, तो x बराबर क्या हो जाएगा? f इनवर्स y, समीकरण नंबर 1 कह दिया हमने। अब y बराबर 2x प्लस 3 है, तो y माइनस 3/2 के इसके बराबर हो गया, x के बराबर आ गया, y माइनस 3/2 बराबर x। अब समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से x का मान रख दिया। x कितना है? f इनवर्स y, तो यहां रख देंगे f इनवर्स y बराबर y माइनस 3/2। कोई एतराज नहीं। f इनवर्स y है मेरे पास में y माइनस 3/2 और मुझे चाहिए f इनवर्स x, तो मैं क्या, f इनवर्स y तो y माइनस 3/2, तो f इनवर्स x कैसे ज्ञात करेंगे? y की जगह x रख देंगे, तो f इनवर्स x बराबर x माइनस 3/2। ये हो गया प्रतिलोम फलन। इस प्रकार से हम लोग प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर आता है, ध्यान से समझें, आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया। सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, फिर अवकलज के अनुप्रयोग, उसके डिफरेंट फॉर्मूलाज, उसके कॉन्सेप्ट्स एंड बोर्ड परीक्षा में आए हुए सवाल। और अब जो लेसन नंबर 1 है संयुक्त फलन, उसके भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े और बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के पैटर्न और उनको डिस्कस कर लिया हमने। आज हमने 80 में से 80 नंबर लाने का काम कर दिया है। पूरा कोर्स 8 दिन में अच्छे से रिवाइज कर दिया है। आप सभी को ऑल द बेस्ट, बढ़िया ढंग से तैयारी करें और अच्छे से एग्जाम दें। हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।